हेलो बच्चों। एक डाकू था, डाकू का पूरा खौफ था, सारा शहर उससे डरता था। कभी वो लोयन बनकर आता था, कभी वो लीला करने आता था, हमेशा वो अच्छा पढ़ाने आता था। वो जैसा भी था बिल्कुल मायावी पढ़ाता था। आज हमें इस सेशन में एक और जादुई कहानी को जानना है। दोस्तों, जहां मैंने प्रीवियस सेशन में आपको छोड़ा था उसी जादुई कहानी को मैं आज स्टार्ट करूंगा। मैक्स प्लैंक ने E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लेमडा एक बेहतरीन रिजल्ट प्रपोज किया, जो कि हम फोटोन के ऊपर अप्लाई करते हुए आसानी के साथ 1 फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में n फोटोन्स की एनर्जी भी कैलकुलेट की जा सकती है। यही महाराज थे मैक्स प्लैंक, कोई और नहीं थे। ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले बात की एक फोटोन की एनर्जी की, और इन्होंने बात की किस प्रकार से, किस बेहतरीन अंदाज में लाइट का पार्टिकल बिहेवियर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एक बार फिर से उसी आइडिया को लेकर आगे चलेंगे और काफी क्वेश्चंस हमें जमकर प्रैक्टिस करने हैं। देखिए, ये हमारे पास लाइट वेव है और ये बनी होगी छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से। इन एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? इन एनर्जी पैकेट्स को लाइट के केस में फोटोन या फिर क्वांटम बोल सकते हैं, और काफी सारे फोटोन्स हैं तो इनको हम क्वांटा बोल सकते हैं। एक फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, ये प्लैंक महाराज हमें बता चुके हैं। कैसे होगी कैलकुलेट? देखिए, एक फोटोन की एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी न्यू के। क्लियर है बात? और अगर यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाए तो देखिए एनर्जी E क्या मिलती है? एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। इन्होंने अपने नाम का ही कांस्टेंट यहां पर इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक कर पाए। आई होप ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट आपको क्लियर है। एच क्या है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या इसकी कुछ वैल्यू भी होती है? जी हां, इसके बारे में डिटेल में बात हो चुकी है। आज तो हमें इस फॉर्मूला को रिवाइज करना है ताकि हम इसको एक बेहतरीन अंदाज में क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए। देखिए, h की वैल्यू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट आपको याद रखनी है, जूल सेकंड इसकी यूनिट है। आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर है। E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ फोटोन। E है फोटोन की एनर्जी एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। न्यू फ्रीक्वेंसी है। आई होप इस फॉर्मूला को, इस रिजल्ट को आपने आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया होगा और साथ में लर्न भी किया होगा। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये आप देख चुके हैं। क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, ये भी आप देख चुके हैं। पूरी माया आपके सामने है। अगर यहां पर n फोटोन्स की बात की जाए, काफी फोटोन्स होंगे, बात करते हैं n फोटोन्स की। एक जनरलाइज रिजल्ट की हमें बात करनी, जनरलाइज करना इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। एक फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं, तो n फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी? आइए इसकी बात करें एक बेहतरीन अंदाज में। n फोटोन्स की एनर्जी के लिए हमें देखिए क्या करना होगा, यूनिटरी मेथड। किस प्रकार से? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज h न्यू। तो एनर्जी ऑफ n फोटोन्स क्या होगी? एनर्जी ऑफ n फोटोन्स क्या होगी? n इंटू एच न्यू। मैक्स प्लैंक ने इसके बारे में भी बात की। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ ए क्वांटम। जी हां, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ये है, और n क्वांटा की एनर्जी क्या हो जाएगी? n h न्यू हो जाएगी। इसको भी ऐसे एक बेहतरीन अंदाज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू n इंटू एच न्यू। आई होप आपने इसको भी लर्न किया होगा और आप फ्रीक्वेंसी को जानते हैं। डिटेल में बात हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा से कैसे रिलेटेड है,
जानते हैं आप, बिल्कुल जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। आइए यहां पर फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं c बाय लैम्डा। इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है इसकी भी बात करनी होगी। E इज इक्वल टू n इंटू h इंटू c बाय लैम्डा। हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को पुट किया c बाय लैम्डा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये एनर्जी होगी n फोटॉन्स की, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स। तो देखिए इज एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है, स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स है। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसके कोरस्पॉन्डिंग फोटोन की बात की गई है, फोटोन की एनर्जी की बात की गई है। आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब देखिए अगर यहां पर वैल्यूज को पुट किया जाए तो आपके लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट डिड्यूस किया जा सकता है। देखिए शॉर्टकट क्या होगा इसकी हमें बात करनी है। अगर यहां पर hc की वैल्यूज को पुट किया जाए तो आपको देखिए क्या बेहतरीन शॉर्टकट मिलता है, n फोटॉन्स की एनर्जी का E इज इक्वल टू n इंटू 1 2 का 400 1 2 का 400, याद रहेगा 1 2 400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, डिवाइडेड बाय लैम्डा। और ये एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिलेगी। जी हां, यहां से आपको इस बेहतरीन शॉर्टकट को अप्लाई करने के बाद आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। ध्यान से देखिए, आप जब इस बेहतरीन रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, ये लैम्डा किस यूनिट में पुट किया जाए ताकि आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिल जाए। किसका, एनर्जी का, एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स। ध्यान से देखिए यहां पर हमें लैम्डा को एंगस्ट्रॉम यूनिट में पुट करना होगा। ये हम जानते हैं 1 a0 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर के इक्वल है। और ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हम आंसर जूल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिल पाया। हम कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। इस प्रकार से इस बेहतरीन अंदाज में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल यूनिट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया, कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे ये आपके सामने है। इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसको आप याद रखेंगे, कैलकुलेशन पार्ट में काफी आसानी हो जाएगी। काफी आसान कर दिया मैंने आपकी कैलकुलेशन को। अब देखिए ये कब अप्लाई करेंगे, इसको भी कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एच आप पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। सी आप पुट करेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। लैम्डा आप मीटर में पुट करेंगे और फाइनल आंसर आपको जूल यूनिट में मिल जाएगा। अगर आप जूल यूनिट में इसको अप्लाई करते हुए कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ऐसे ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आपको लैम्डा को, वेवलेंथ को मीटर यूनिट में ही पुट करना होगा, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। और एनर्जी की फाइनल वैल्यू आपको कौन सी यूनिट में मिलेगी, आपको जूल यूनिट में मिलेगी। क्लियर है बात। तो क्या हम इसी शॉर्टकट को एक फोटोन की एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। देखिए एनर्जी क्या होगी एक फोटोन के लिए, n फोटोन के लिए इस n से मल्टीप्लाई करना होगा। एक फोटोन की एनर्जी के लिए हमें स्मॉल n से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज 1 2 का 400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये आप जानते ही हैं। एनर्जी हमें यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिलेगी, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम यानी A0 यूनिट में पुट करना होगा।
आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इसी शॉर्टकट को एक फोटोन की एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ई क्या होगी? एनर्जी ऑफ वन फोटोन होगी। देखिए फॉर्मूलाज की पूरी दुनिया को देखने के बाद अब वक्त हो गया है न्यूमेरिकल पोर्शन में महारत हासिल करने का। चलिए आगे चलते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कंप्यूटर जी आगे चलिए, आगे देखिए क्या है आपके सामने। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.862 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। यह आपको वेवलेंथ गिवन है और आपको एनर्जी जूल यूनिट में एक्सप्रेस करनी है। तो देखिए आंसर क्या होगा, कैसे एक्सप्रेस की जाएगी एनर्जी। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये आप जानते हैं। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। लैम्डा मीटर में पुट किया जाए, h को पुट किया जाए 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c पुट करते हैं 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा मीटर में देखिए क्या पुट करते हैं 5.862 इंटू 10⁻⁻16। तो यहां से आपको फाइनल आंसर कौन सी यूनिट में मिल पाएगा? यहां से आपको फाइनल आंसर जूल यूनिट में मिल पाएगा। चलिए जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, यहां से एनर्जी आपको क्या मिलती है 3.38 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कैलकुलेशन आपने की होंगी, आपका भी फाइनल आंसर यही आया होगा। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज को डालना था, आंसर आपके सामने आ गया। देखिए इसके बाद आगे चलते हैं, एक और सिंपल सोबर क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 ए नोट। हमें फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है? वेवलेंथ हमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में हमें वेवलेंथ गिवन है। कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी? आई होप ये जानते होंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये आप जानते हैं। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा हमें मीटर में पुट करना होगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड में हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो देखिए डिवाइड करेंगे 4000 इंटू 10⁻⁻10 से। देखिए 1 ए नोट 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 4000 ए नोट को 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई किया, और इस बेहतरीन अंदाज में मैंने लैम्डा को मीटर यूनिट में एक्सप्रेस किया। तो देखिए इसको सोल्व करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको यहां से क्या मिलता है 0.75 यहां से मिलेगा। क्लियर है बात? अगर 0.75 यहां से मिलता है और 10⁻⁻10 इंटू 10⁻³ यहां से क्या मिलेगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 10⁻8 ऊपर है, 10⁻8 इंटू 10⁻7 ये क्या मिलता है 10⁻15 मिलता है यहां से। अब देखिए इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है 7.5 इंटू 10⁻14, 7.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स और HZ और हर्ट्ज। आई होप ये आप जानते होंगे। यूनिट्स के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, सब जानते हैं यूनिट्स के बारे में। अगर यूनिट्स आप जानते हैं तो आपने बेहतरीन अंदाज में प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लिया है। क्या कुछ और भी कैलकुलेट करना है? जी हां, आगे चलने से पहले हमें एनर्जी की भी बात करनी होगी। इसमें हमें एनर्जी को भी एक्सप्रेस करना है। चलिए जल्दी से एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखिए एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी आ जाएगी। देखिए 12400 डिवाइडेड बाय 4000 ए नोट में ही हमें लैम्डा पुट करना होता है। जी हां, इस शॉर्टकट को जब भी आप अप्लाई करेंगे लैम्डा आपको ए नोट यूनिट में ही पुट करना होगा, और फाइनल आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में मिल जाएगा। आप अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में आसानी के साथ कन्वर्ट कर पाएंगे। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻
-19 जूल। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, अभी तो हमें इसके फाइनल आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस करना है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया है, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए इस केस में क्या मिलता फाइनल आंसर आपको, 00 से 00 कैंसिल हुई, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। यहां से देखिए फाइनल आंसर क्या मिलता है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, कैलकुलेशन आपको पसंद आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, अभी बेसिक क्वेश्चंस को ही हमें डिस्कस करना है, कुछ टाइम के बाद जेई एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। नीट लेवल के क्वेश्चन से या जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है, और हम फाइनली आप देखेंगे जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो वेवलेंथ क्या होगी इसकी बात करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी भी बात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे इस केस में, हमारे पास शॉर्टकट है, क्या है, E इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें मिलती है। तो देखिए क्या मिलती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए इसे इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने के बाद लैम्डा मिल पाएगा। लैम्डा क्या होगा, देखिए 12400 डिवाइडेड बाय 2, यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा 6200। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, और ये लैम्डा आपको ए नोट में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में मिलेगा, अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह एनर्जी पुट की है। जी हां, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट की है, तो टेंशन नहीं लेनी है। लैम्डा आपको ए नोट यूनिट में मिल जाएगा। आप इसको बाद में मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, यह आपकी अपनी चॉइस है। मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, 1 ए नोट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो देखिए ये हमारे पास लैम्डा ए नोट यूनिट में है, मीटर में लैम्डा क्या होगा, 6200 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना मीटर होगा लैम्डा। आइए वक्त हो गया है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। वेवलेंथ आपने इस बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेट कर ली है, तो आसानी के साथ फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी आप जानते हैं क्या है, सी 3 × 10⁸। लैम्डा क्या है, ये आपके सामने 6200 इंटू 10⁻⁻10। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी आपको क्या मिलती है, 4.8 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स HZ और हर्ट्ज, ये यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की। आई होप यूनिट्स में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होगी, लैम्डा की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, ये सब कुछ आपको एकदम बेहतरीन अंदाज में प्रीवियस सेशन में क्लियर हो चुका है। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर देखते ही आ जाना चाहिए। अगर आपका आंसर इस क्वेश्चन को देखते ही आ गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए मुझे क्या होगा इसका फाइनल आंसर, ईमानदारी से बताना है। देखते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को क्या आप ऐसे ही देखने से ही सोल्व कर पाएंगे, या फिर इसके लिए आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, कुछ टाइम वेस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है देखते ही आपने इस केस में ये आइडिया लगा लिया होगा किसकी एनर्जी ज्यादा है। देखिए एनर्जी वेवलेंथ के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे रिलेटेड है। लैम्डा के साथ एनर्जी कैसे रिलेटेड आप देख सकते हैं, लैम्डा के साथ एनर्जी ऐसे रिलेटेड है, एनर्जी लैम्डा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। क्लियर है बात, अगर एनर्जी लैम्डा के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। जी हाँ, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका लैम्डा कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
आई होप ये आप देख चुके हैं। अगर आप ये देख चुके हैं तो लैम्डा देखिए 7000 ए नोट ज्यादा है 4000 ए नोट से, यानी रेड फोटोन की एनर्जी कम होगी, वोलेट फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी इस केस में। ई रेड इज लेस देन ई वोलेट। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। लैम्डा रेड फोटोन का ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी, वोलेट फोटोन का लैम्डा कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन हो, आसानी के साथ एनर्जी पर कमेंट किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हमें आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। आइए स्टेटमेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसकी बात करनी होगी। देखिए स्टेटमेंट क्या है। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ 5000 ए नोट आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 जूल ऑफ एनर्जी। देखिए 1 जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने फोटॉन्स रिक्वायर्ड हैं इसकी हमें बात करनी है। देखिए E इज इक्वल टू एन एच न्यू हम जानते हैं, E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, ये भी हम जानते हैं। लैम्डा गिवन है, अगर हमें लैम्डा गिवन है तो हम इसको यूज करेंगे। देखिए एनर्जी हमें जूल में गिवन है, अगर एनर्जी जूल में गिवन है तो इस बार हमें इसको इक्वेट करना होगा 1 जूल से। एनर्जी हमें 1 जूल गिवन है, एन हमें कैलकुलेट करना होगा। आसानी के साथ फाइनल आंसर तक पहुंचा जा सकता है। कैलकुलेशन क्या होंगी ध्यान से देखिए। एन इंटू एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या है, लैम्डा हमें मीटर में पुट करना होगा। जी हाँ, ये एनर्जी जूल में तभी मिल पाई होगी जब लैम्डा यहां किस में पुट किया होगा, मीटर में। यहां देखिए लैम्डा 5000 ए नोट हमारे पास है, हम जानते हैं 1 ए नोट 10 रेज टू पावर -10 मीटर के इक्वल है। जल्दी से हमें इसको यहां पुट करना होगा मीटर यूनिट में। जी हाँ, लैम्डा को हमें पुट करना होगा मीटर यूनिट में। 4000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर, और इसको इक्वेट किया जा सकता है अगर लैम्डा मीटर यूनिट में पुट किया है किससे, 1 जूल से। इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना होगा और कैलकुलेट करना होगा स्मॉल एन को। देखिए स्मॉल एन क्या मिलता है 4000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे इसको आपको कैलकुलेट करना है। यहां से देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर 18 मिल पाएंगे। आई होप कैलकुलेशन का पार्ट आप देख चुके हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं तो चलिए आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक और मस्त क्वेश्चन आपके सामने है। A near ultraviolet photon of wavelength 300 नैनोमीटर is absorbed by gas। जी हां, गैस ने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। पूरे सीन को हमें इमेजिन करना होगा। ये गैस है, देखिए इसने एब्जॉर्ब किया एक फोटोन नियर अल्ट्रावायलेट। देखिए ये फोटोन है जिसका लैम्डा 300 नैनोमीटर है, यह आपको गिवन है। इसके बाद देखिए क्या हुआ होगा। इसके बाद री एमिट हुए हैं 2 फोटोन्स। 1 फोटोन इज रेड विद वेवलेंथ ऑफ 760 नैनोमीटर। व्हाट वुड बी वेवलेंथ ऑफ अदर फोटोन। एक और फोटोन एमिट हुआ होगा, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 3 क्या है, ये हमें आंसर करना है। आइए इसको लैम्डा 1 कंसिडर करते हैं, ये लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है। क्या यहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऐसे रिलेटेड होंगे। लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 होंगे। काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोच भी रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा किया तो आपको पाप लगेगा, ऐसा नहीं होगा। हम यहां पर किस बेसिक आइडिया को यूज करते हुए
λ3 कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है। कैसे यूज करना है? देखिए, ये फोटोन जिस एनर्जी के साथ आया है, एनर्जी कंजर्व्ड है, इसके बाद 2 फोटोन्स में डिवाइड हुआ तो होगा क्या? होगा ये, जितनी एनर्जी के साथ ही आएगा उतनी ही एनर्जी होगी इन दोनों की एनर्जी का सम। क्लियर है बात? यानी टोटल एनर्जी जितनी इसके पास थी, ये एनर्जी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी बाद में भी आपको सेम ही मिलेगी। यानी E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 करना होगा और आसानी के साथ हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, E1 क्या है? hc बाय लैम्डा 1 प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, E2 hc बाय लैम्डा 2, E3 hc बाय लैम्डा 3। ध्यान से देखिए, hc ये कैंसिल हुआ, यहां से क्या मिलता है रिलेशन? 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3। काफी स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं इस टाइप के अप्रोच को कि लैम्डा कैसे रिलेटेड होंगे। अगर ऐसे एक फोटोन लैम्डा 1 वेवलेंथ से एब्जॉर्ब होगा और ऐसे 2 फोटोन्स मिलते हैं तो इनकी वेवलेंथ को कैसे रिलेट किया जा सकता है? ये देखिए, इस बेहतरीन अंदाज में इनको रिलेट किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो आइए बात करें लैम्डा 3 की। कैलकुलेट क्या करना है? क्या हमें वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है? वेव नंबर से ही काम चल जाएगा, यानी रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ही हमें कैलकुलेट करनी है। यानी हमें कैलकुलेट करना है 1 बाय लैम्डा 3। आइए आगे बात करते हैं। 1 बाय लैम्डा 3 क्या होगा? 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3। यहां पर क्या पुट करना होगा? लैम्डा 1 को 300 पुट करना होगा, लैम्डा 2 को 760 पुट करना होगा। तो देखिए, यहां से 1 बाय लैम्डा 3 क्या मिलता है? 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 760। तो यहां से देखिए 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू, अगर 300 इंटू 760 ये एलसीएम हुआ तो देखिए यहां क्या मिलता है? 760 माइनस 300, यानी 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 760। तो यहां से 1 बाय लैम्डा 3 आपको मिल जाएगा नैनोमीटर माइनस 1 यूनिट के साथ। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आसानी के साथ कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे? देखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर आप आसानी के साथ नैनोमीटर इनवर्स के अलावा मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। आई होप कैलकुलेशन का पार्ट आप देख लेंगे। जल्दी जल्दी हमें आगे चलना है। जेईई एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है। वक्त आ गया है अब जेईई एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। एक बेहतरीन अंदाज में अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाएंगे। देखिए, ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ए बल्ब एमिट्स ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 A नोट। The bulb is rated as 150 watt. 8% energy is emitted as light. How many photons are emitted by the bulb per second? देखिए, सबसे खतरनाक बात क्या है? 150 वोट का क्या मीनिंग है? काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता 150 वोट का क्या मीनिंग है। आपको पता होगा, लेकिन मैंने ऐसा ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर ऐसा देखा है कि काफी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता 150 वोट का क्या मीनिंग है। क्या आप जानते हैं 150 वोट का मीनिंग क्या है? 150 वोट का मीनिंग है 150 जूल एनर्जी। 150 जूल एनर्जी is consumed by the bulb in 1 second। देखिए,
बल्ब ने इतनी एनर्जी को क्या किया, 1 सेकंड में कंज्यूम किया है। ये किसी भी फॉर्म में किया हो, चाहे एनर्जी एमिट ही क्यों ना हो गई हो। क्लियर है बात। यहां गिवन है 8% एनर्जी एमिट हो जाएगी, तो ऐसे केस में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड। तो देखिए इतनी एनर्जी का 8% एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट हो जाएगी। तो देखिए एनर्जी ई क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ये होगी 150 जूल का, 150 जूल का 8% इंटू 8/100, ये फोटॉन्स की एनर्जी होगी। कौन सी यूनिट में होगी, ये जूल यूनिट में होगी। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स इस केस में कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, E इज इक्वल टू Nhc/λ। इस प्रकार से जूल में एनर्जी हमारे पास है ही 150 इंटू 8/100। यहां पर हमें क्या पुट करना होगा, H पुट करना होगा, C पुट करना होगा। लैम्डा को हम जानते हैं, लैम्डा को बिल्कुल केयरफुली पुट करना होगा। कौन सी यूनिट में, अगर जूल यूनिट में हमारे पास एनर्जी है जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी फोटोन की एनर्जी होगी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट होंगे पर सेकंड। अगर ये जूल पर सेकंड है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी आपको पर सेकंड मिल पाएंगे जो एमिट होंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो एमिट होंगे ये हमें मिल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमें लैम्डा मीटर यूनिट में पुट करना है। आइए वैल्यूज को पुट करते हैं प्रॉपर यूनिट्स में। यूनिट्स में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। n इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C क्या 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। ध्यान से देखना होगा लैम्डा क्या है, 4500 A नोट। मीटर में क्या होगा, 1 A नोट 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो देखिए 4500 A नोट, 4500 A नोट कितने मीटर के इक्वल है, इंटू 10⁻⁻10 इतने मीटर के इक्वल है। तो यहां से हमें एनर्जी जूल में मिल जाएगी, और ये एनर्जी क्या मिल जाएगी, 150 इंटू 8/100 जूल एनर्जी पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हमारे पास होंगे। यहां से देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड क्या मिलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड मिल पाएंगे। देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड 150 इंटू 8/100 इंटू 4500 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 6.626 को हम क्या मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 6.6 मान लेंगे, डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे जो 1 सेकंड में एमिट होंगे। ध्यान से देखिए यहां हमें अप्रोक्सीमेशन भी यूज करना पड़ सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए 6.626 को मैंने क्या मान लिया, 6.6 मान लिया। अब देखिए 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8, ये क्या हुआ 10⁻⁻26। ये देखिए 10⁻⁻26, ये 10⁻⁻10, ये हुआ 10⁻16। आगे चलते हैं, यहां देखिए 150/100, 0 से 0 कैंसिल होगी। आगे चलते हैं, 3 5 15, 5 2 10, 2 4 8। क्लियर है बात। यहां देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6। यहां देखिए 3 1 3, 3 1 3। यहां देखिए 3 1 3 एंड 3 5 15। यहां मिलता है 1500। इस पूरी कहानी को सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्या मिलती है, इस 1.1 को 1 मान लें, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, यानी करेक्ट ऑप्शन के काफी क्लोज हम चले जाएंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड की 3 इंटू 10⁻19 ये वैल्यू मिल पाएंगे। ये होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, फोटॉन्स एमिटेड
पर सेकेंड। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आप कहना चाहते हैं नहीं सर, आप एग्जैक्ट वैल्यूज को यूज करते हुए आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो चलिए नोट कीजिए, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 2.72 इंटू 10⁻19 फोटोन्स, जो कि काफी क्लोज है इसकी। आई होप आपने इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अंडरस्टैंड किया होगा और इसी बेहतरीन अंदाज में कैलकुलेशन करते हुए करेक्ट ऑप्शन के काफी क्लोज चले गए होंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स की एग्जैक्ट वैल्यू भी है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी है। आइए आगे चलें, एक और सुंदर से क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड नंबर ऑफ क्वांटा, यानी फोटोन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ क्वांटा मीनिंग क्या है इसका, फोटोन्स हमें कैलकुलेट करने हैं ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.67 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इस केस में लैम्डा नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। आगे चलते हैं, दैट मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड in order to melt 5 gram of ice. The energy required to melt 1 gram of ice is 333 joule. सबसे पहले 5 ग्राम ऑफ आइस के कोरस्पोंडिंग कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसकी हम बात करेंगे। 5 ग्राम ऑफ आइस के कोरस्पोंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, सोचिए इसके बारे में, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए। ध्यान से देखिए, 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हम यहां से एक बेहतरीन अंदाज में यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए कैलकुलेट कर पाएंगे। 1 ग्राम ऑफ आइस के कोरस्पोंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड इज 333 जूल, देन 5 ग्राम ऑफ आइस के कोरस्पोंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 333 इंटू 5 जूल। इतनी एनर्जी 5 ग्राम आइस के कोरस्पोंडिंग रिक्वायर्ड होगी। कितने फोटोन्स एब्जॉर्ब होंगे ताकि आइस मेल्ट हो जाए इस फ्रीक्वेंसी के साथ ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, इस फ्रीक्वेंसी के साथ अगर यहां पर फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं तो कितने फोटोन्स की एनर्जी इसके इक्वल होगी, इसकी हमें बात करनी है। देखिए n फोटोन्स की एनर्जी की बात करनी हो, n फोटोन्स की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू NH न्यू NHC बाय लैम्डा, ये होगी। इसको किससे इक्वेट करना है, 333 इंटू 5 से इक्वेट करना है और हमें नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं। जी हाँ, H को पुट करना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, 4.67 इंटू 10⁻13, 4.67 इंटू 10⁻13 ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और इतना जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए कितने फोटोन्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि इतना जूल एनर्जी मिल जाए, तो 5 ग्राम आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। देखिए यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट करने होंगे। 333 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 4.67 इंटू 10⁻13, ये होंगे हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स, ये नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मैंने की थी, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी होगी और आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर भी लेंगे। अप्रोक्सीमेशन लीजिए या फिर आप कैसी भी कैलकुलेट कीजिए, आपको इसका फाइनल आंसर डेफिनेटली देखिए क्या मिलेगा, 5.3 के क्लोज मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर की बात की जाए तो 5.38 इंटू 10⁻22 फोटोन्स, इतने फोटोन्स रिक्वायर्ड होंगे। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा है तो चलिए आगे चलते हैं। एक मायावी क्वेश्चन आपके सामने है, जेईई एडवांस्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक मायावी क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही क्वेश्चन से काफी सारे कॉन्सेप्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इससे पहले मेरा मन था इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हुए एक पार्ट इसका पूछा जाए, लेकिन मुझे लगा कि आप अच्छे बच्चे हैं, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। इसी क्वेश्चन में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को मुझे यूज करना है। आइए वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करने के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन अंदाज में स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है,
Iodine molecule dissociates into atoms after absorbing light of wavelength 4500 A naught. If one quantum radiation is absorbed by each molecule, calculate kinetic energy of iodine atoms. अरे ये क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहां बॉन्ड एनर्जी भी गिवन है, काफी कंफ्यूजन है। लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जाएगा, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे अगर आप हर पॉइंट को मेरे साथ साथ अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक साथ काफी सारी बातें सोचेंगे, दिमाग के अंदर रखेंगे, तो आप इसके फाइनल आंसर तक नहीं जा पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इफ वन क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है एक मॉलिक्यूल ने एक फोटोन को खा लिया है। अरे खाने का मतलब यह है एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए हुआ क्या होगा, ये आयोडीन का बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड बोला जाता है, इसकी पूरी माया को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। देखिए आयोडीन का बॉन्ड है और इसके साथ I2 के साथ टकराया फोटोन, इससे क्या होगा, इससे मॉलिक्यूल टूट जाएगा, बिल्कुल एटम्स अलग अलग हो जाएंगे। एटम्स तो अलग अलग होंगे ही, साथ में ध्यान से सुनिए, साथ में कुछ एनर्जी इनको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी यहां से जो फोटोन इसके साथ स्ट्राइक किया होगा, इस फोटोन ने दो काम किए होंगे। दो कौन कौन से काम किए होंगे, एक तो बॉन्ड को तोड़ा होगा और दूसरा रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मुझे ऐसा लगता है फोटोन की एनर्जी यहां दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये क्या बॉन्ड एनर्जी है, और रिमेनिंग एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के बाद जो एनर्जी इसको मिली होगी, वह एनर्जी इन एटम्स को चलाने के लिए, यानी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इनके पास होगी। तो दूसरी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटने के बाद ये आयोडीन एटम्स गैसियस फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। तो चलिए इसके एक बेहतरीन अंदाज में बात करेंगे। ध्यान से देखिए, इस पूरी कहानी को एक मॉलिक्यूल के कोरस्पोंडिंग हमें बयां करना होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एक मॉलिक्यूल के कोरस्पोंडिंग क्या होगी, ये होगी एक फोटोन की एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है तो एक फोटोन की जो एनर्जी होगी, ये होगी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। देखिए इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से hc बाय लैम्डा को अप्लाई करना होगा। हमें इस एनर्जी को जूल यूनिट में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए h को क्या पुट करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c को पुट करना होगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा हमें मीटर में पुट करना होगा। अगर हमें आंसर जूल यूनिट में चाहिए तो देखिए लैम्डा हमारे पास क्या है, 4500 A नोट है। हम जानते हैं 1 A नोट 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। आइए इस लैम्डा को मीटर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। मीटर यूनिट में लैम्डा क्या होगा, 4500 इंटू 10⁻⁻10। जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आपको मिलती है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद क्या करना होगा, इस एनर्जी ने क्या क्या किया होगा, एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ा होगा, साथ में रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी 2I एटम्स की। क्लियर है बात? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करना है। एक बेहतरीन अंदाज में एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी। ये जो बॉन्ड एनर्जी का डेटा हम पुट करेंगे, ये डेटा पर मॉलिक्यूल हमें पुट करना होगा। ये पुट करना होगा पर मॉलिक्यूल। एंड ये काइनेटिक एनर्जी 2I एटम्स की होगी। क्लियर है बात? ये काइनेटिक एनर्जी 2I एटम्स की होगी। जब मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2I एटम्स बनेंगे। ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2I एटम्स। काफी स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक करते हैं, एक एटम की काइनेटिक एनर्जी नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं,
जब मॉलिक्यूल टूटेगा, कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। I2 gives us 2I, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2I एटम्स की होगी और हम ऐसा मान लेंगे कि इक्वली डिवाइड हो जाएगी, मान लेंगे ऐसा। क्लियर है ना ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का डेटा यहां पर हम पुट करेंगे और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल की पुट कर देंगे, जो कि एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास एक और डेटा है, एक और डेटा हमारे पास है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2 240 किलोजूल पर मोल की है। 1 मोल किसके इक्वल हम जानते हैं, 1 मोल किसके इक्वल है। यहां हमें कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करनी है। तो देखिए, बॉन्ड एनर्जी पर मोल क्या है, ये डेटा गिवन आपको 240 किलोजूल पर मोल। ये देखिए एनर्जी आपके पास है, इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, ये होगी 240 इंटू 10⁻³ जूल। ये एक मोल के कोरस्पॉन्डिंग है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, देखिए 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है बात? इतने मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो पर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी। ध्यान से देखिए, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जी 240 इंटू 10⁻³ जूल है। बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगी, 1 मॉलिक्यूल के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, देखिए 240 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये होगी। सिंपल यूनिटरी मेथड की मैंने बात की है। इतने मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, सोचिए इसके बारे में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इतनी रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए 6.022 को 6 मान सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं। 10⁻³ यहां है, 10⁻23 यहां है, ये क्या हुआ 10⁻⁻20 हुआ ऊपर। ये देखिए 6 4 24, यहां हमें 40 मिलता है। 40 इंटू 10⁻⁻20, यानी बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आपके सामने है। देखिए हमारे पास बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मॉलिक्यूल भी है, क्या है, ये हमारे पास 4.4 इंटू 10⁻, देखिए क्या पीछे देखते हैं क्या है, ये आपके सामने है 4.4 इंटू 10⁻⁻19, 4.4 इंटू 10⁻⁻19 है। और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, मिनिमम एनर्जी जो आयोडीन को दूर करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये भी हम देख चुके हैं, 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। आइए बात करें एक बेहतरीन अंदाज में एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करते हुए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2I एटम्स क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 आयोडीन एटम्स क्या है, ये 4.4 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻19। देखिए मैंने क्या किया, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड में से मैंने बॉन्ड एनर्जी को माइनस किया, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि होगी 0.4 इंटू 10⁻⁻19, ये होगी 4 इंटू 10⁻⁻20 जूल। आई होप यहां तक आप पहुंच गए होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी पर आयोडीन एटम अगर हमें यहां पर एक्सप्रेस करनी हो, पर आयोडीन एटम काइनेटिक एनर्जी की बात करनी हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 आयोडीन एटम, पर आयोडीन एटम की बात करनी हो, देखिए 4 इंटू 10⁻⁻20
जूल, इतनी एनर्जी 2 आयोडीन एटम्स की है। ये काइनेटिक एनर्जी है और 2 से डिवाइड करने के बाद एक आयोडीन एटम की काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी। देखिए क्या होगी, ये होगी 2 × 10⁻⁻20 जूल। आई होप आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंच चुके हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला। आई होप आपने इस क्वेश्चन की पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा और आप भी इसके फाइनल आंसर तक पहुंचे होंगे। चलिए अब वक्त हो गया है एक और मायावी क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, फाइनल आंसर तक पहुंचना है और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसके फाइनल आंसर को पोस्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट पहुंच पाएंगे कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा, जरूर चेक करूंगा। उन सभी स्टूडेंट्स का नाम यहां लेकर उनको मोटिवेट किया जाएगा और नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल लास्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप जरूर देखेंगे उन स्टूडेंट्स के नाम के साथ जिन्होंने इस बेहतरीन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा। इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं और बातें करते हैं, कुछ खास बात करते हैं। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को हमें अंडरस्टैंड करना है। डी ब्रोगली और डी ब्रोए का नाम आपने सुना होगा। 1924 में डी ब्रोगली और डी ब्रोए नाम के फेमस फ्रेंच फिजिसिस्ट ने देखिए क्या प्रपोज किया। इन्होंने प्रपोज किया इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इसमें वेव बिहेवियर होगा। दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। और इन्होंने ऐसी कहानी को जनरलाइज किया हर मैटर के लिए। इन्होंने कहा नेचर में सिमेट्री है, इस मायावी दुनिया में सिमेट्री है। जैसे फोटोन का पार्टिकल बिहेवियर होता है, लाइट वेव है लेकिन इसके साथ पार्टिकल बिहेवियर भी एसोसिएटेड है, ऐसे ही मैटर पार्टिकल है और इसके साथ वेव बिहेवियर एसोसिएटेड होगा। अगर मैटर मूव कर रहा है तो कैसे, किस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने एक्सप्लेन किया, हाइपोथेसिस दिया, इसकी हमें बात करनी है आज इस सेशन में। उनके अकॉर्डिंग देखिए E = mc² से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम मास एनर्जी के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, एक मास के कोरस्पोंडिंग अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो देखिए एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी होगी। ये हमें बात करनी है फोटोन के कोरस्पोंडिंग। और ये कहां से मिलती है इक्वेशन, ये हमें आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलती है। क्लियर है बात? इसके बाद प्लैंक्स थ्योरी से हमारे पास देखिए E = hc/λ भी है। उन्होंने कहा एनर्जी हमारे पास यहां से भी है फोटोन की, कहां से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ये बात होगी फोटोन के लिए, ध्यान से सुनना। ये बात होगी किसके लिए, ये बात होगी खास होगी किसके लिए होगी, ये बात होगी फोटोन के लिए। इन दोनों को इक्वेट करने से, यहां भी एनर्जी है यहां भी एनर्जी है, इन दोनों को इक्वेट करने से देखिए हमें क्या मिलता है, hc/λ = mc²। c से पावर 2 कैंसिल हुई, यहां से λ = h/mc मिलता है। किसके लिए मिलता है, यहां से हमें मिलता है फोटोन के लिए, फोटोन की वेवलेंथ मिलती है। क्या फोटोन का मास है? जी नहीं, फोटोन का रेस्ट मास नहीं है। फिर ये कहां से आ गया, ये आ गया आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। मास इक्विवेलेंस आ गया, उतनी एनर्जी के कोरस्पोंडिंग देखिए कुछ मास रहा होगा। इसका क्या मीनिंग, इसका मीनिंग है आइंस्टाइन ने बताया था इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो तो देखिए एनर्जी क्या होगी, ये मास इक्विवेलेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। आइंस्टाइन थ्योरी क्या है इसको आगे चलकर एक बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हमें क्या करना है, λ = h/mc। फोटोन के लिए वेवलेंथ का एक रिजल्ट हमें यहां पर एस्टेब्लिश करना है ताकि हम डी ब्रोए और डी ब्रोगली की बातें अंडरस्टैंड कर पाए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करना होगा ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए और डी ब्रोगली पार्टिकल के लिए भी ऐसे ही एक रिजल्ट की बात की जा सकती है। क्या ये रिजल्ट यहां से डिराइव्ड है? जी नहीं, यहां से बिल्कुल भी डिराइव्ड नहीं है।
ये तो केवल एक हाइपोथेसिस था। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv होगा। किसके लिए? पार्टिकल के लिए। फॉर पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। जब बाद में काफी रिसर्च हुई तो क्या पार्टिकल के लिए वाकई में ऐसा होगा? जी हां, वाकई में ऐसा होगा। जाने अनजाने में डी ब्रोगली और डी ब्रोय ने जो हाइपोथेसिस दिया ये प्रूफ हुआ बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल फिट होती है किसके लिए? पार्टिकल के लिए। यानी पार्टिकल के साथ भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। पार्टिकल के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या होगी? h बाय mv। v इज स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल। क्लियर है बात? और इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। p क्या है? p मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। p इज मोमेंटम। आई होप ये रिलेशन आपने अंडरस्टैंड किया है पार्टिकल के लिए, इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेचर में सिमेट्री है। जैसे लाइट का वेव एंड पार्टिकल दोनों बिहेवियर है, वैसे ही पार्टिकल का भी वेव एंड पार्टिकल दोनों बिहेवियर, यानी डुअल बिहेवियर है दोनों का। अगर ऐसा है तो इस प्रकार से लैम्डा को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर कोई पार्टिकल v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, v क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, देन उसके साथ एसोसिएटेड लैम्डा क्या होगा? ये होगा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ये होगी। उसके साथ एसोसिएटेड लैम्डा आपके सामने है। ये h क्या है? h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको आप जानते ही होंगे, इसके साथ आपकी पुरानी जान पहचान है। प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। m मास ऑफ पार्टिकल, m इज मास ऑफ पार्टिकल। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम बातें एप्लीकेबल होंगी, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस बेहतरीन रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, क्या इस रिजल्ट को यहां से डिराइव किया गया है? फोटोन के लिए लैम्डा इस बेहतरीन अंदाज में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये रिजल्ट तो फोटोन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी पार्टिकल के लैम्डा को कैलकुलेट करने का रिजल्ट नहीं है, ये एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर फोटोन। अगर पार्टिकल के लैम्डा को कैलकुलेट करना है तो देखिए हमें क्या करना होगा? ऐसे फॉर्मूला को यूज करना होगा जो कि डी ब्रोगली और डी ब्रोय ने प्रपोज किया। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जहां पर सी था देखिए वहां पर क्या है? वी है। आई होप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मान सकते हैं नेचर में सिमेट्री है। अगर किसी लाइट के लिए, किसी फोटोन के लिए अगर आप लैम्डा को इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी फोटोन के लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी पार्टिकल के पास भी डुअल बिहेवियर होगा तो उसके लैम्डा को भी ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसा प्रपोज किया डी ब्रोगली और डी ब्रोय ने। बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए, चेक किया गया, कंफर्म किया गया, डी ब्रोगली और डी ब्रोय बिल्कुल करेक्ट थे। आई होप आपने इन फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड किया होगा और ये भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा P क्या है? P इज मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये इक्वल है m इंटू वी के। आइए इन फॉर्मूलाज को नेक्स्ट सेशन में एक्सटेंड करें। तब तक के लिए आप पूरी कहानी को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करते हुए बार बार रिवाइज करेंगे। इन फॉर्मूलाज को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स में एक बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल सुंदर से रिजल्ट्स आपके सामने रखे जाएंगे जो कि कैलकुलेशन में काफी आसानी आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं आपने इस सेशन में जमकर प्रैक्टिस की होगी और आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे। चलिए ऐसी मेहनत के लिए मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।